हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानी क्लासेस। मैं मोहम्मद आबिद अली आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं इंग्लिश के एक बहुत ही प्यारे चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जाने मन मैं नहीं जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर के राइटर कौन है, क्या उनकी प्रेम कहानी है, उसको हम लोग जानेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपकी भी कोई प्रेम कहानी है तो जरूर बता दें कमेंट में। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग अपनी अपनी प्रेमिका को भी याद कर लें। आइए देखते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके राइटर कौन है आपके। तो इसके राइटर हैं जॉन डन साहब। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है क्या, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा कंपोज किया गया, तो जॉन डन साहब के द्वारा ये किया गया। फिर आता है एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है, जॉन डन साहब वाज बोर्न इन, कब उनकी जन्म हुई, तो 1572 में। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको जो भी बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अननेसेसरी को मैं खुद हटा दूंगा। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, जॉन डन जो है उनकी पैदाइश कब की है, 1572। ये पूछता नहीं है, अगर याद कर लें तो बेहतर है। 1631 में उनकी डेथ हो गई थी। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैट्रिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। पायोनियर का मतलब होता है अग्रणी, यानी कहने का मतलब कि उनसे पहले कोई और इस तरीके के पोएट लिखने वाले नहीं आए थे, वही एक थे और इसमें वो बहुत ही फेमस हुए। उनको कैसा पोएट कहा जाता था, मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनते हैं, आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा। बाकी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लाऊंगा आप लोगों के लिए। अभी है आगे आगे देखिए होता क्या, बहुत कुछ बाकी है, बस ज्ञानी क्लासेस के साथ आप बने रहें। तो जॉन डन साहब को क्या कहा जाता था, मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता था। वाज बोर्न इन लंदन, उनकी पैदाइश कहां हुई, लंदन में हुई। जॉन डन साहब कहां पैदा हुए हैं, तो लंदन में हुए हैं। किस भाई, तो इनटू अ प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, किस फैमिली में, एक समृद्ध रोमन कैथोलिक फैमिली में उनकी जन्म हुई। फिर क्या, ऑफ अ ट्रेडर, उनकी फैमिली कैसी थी, ट्रेडर थे, व्यापारी लोग थे वो लोग। अब बोलता है एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्ट्रांगली एंटी कैथोलिक। स्ट्रांगली का मतलब होता है कट्टर। कट्टर वर्ड सुने हैं ना भाई, वो कट्टर दुश्मन है, तो वही होता है। तो स्ट्रांगली एंटी कैथोलिक, जब वो लोग किस फैमिली से थे, सॉरी वो लोग किस फैमिली से थे, वो लोग रोमन कैथोलिक फैमिली से थे। लेकिन इंग्लैंड में क्या चल रहा था, एंटी कैथोलिक। तो आप खुद सोचो ना, एक है कैथोलिक, दूसरा है एंटी कैथोलिक, और उस इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक चल रहा, तो वो क्या करेंगे, कैथोलिक वाले को ओपोज करेंगे। वही हो रहा था, जिसके वजह से जॉन डन साहब को क्या हुआ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया बिना डिग्री के। डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। क्यों ऐसा किया गया, तो बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म के कारण उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के निकाल दिया गया। आप याद रखिएगा, नोट कीजिएगा इस बात को कि आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ये बन सकते हैं, अभी नहीं बना है लेकिन बन सकता है कि जॉन डन साहब किस यूनिवर्सिटी से थे, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। उनको वहां से निकाला गया था, क्या डिग्री के साथ, नहीं सर, बिना डिग्री के साथ निकाला गया था। क्यों निकाला गया, तो बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। उनका रिलीजन क्या था, वो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उस वक्त इंग्लैंड में क्या चल रहा था, एंटी कैथोलिक चल रहा था। He studied law and read theology। याद रखिएगा, वो वहां क्या पढ़ रहे थे भाई, लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, और थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब होता है, थियोलॉजी का मतलब धर्म से, ठीक है, धर्म से रिलेटेड जो पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं। तो वो वहां क्या पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया है कि जॉन डन वाज, ठीक है, स्टडीड लॉ, लॉ की पढ़ाई करते थे, एंड रीड, इस तरीके से रहेगा। तो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसमें थियोलॉजी आप लगा देंगे, ठीक है। He also participated into a naval expedition and become a secretary। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। टू अ पावरफुल नोबेल, ठीक है। उन्हें किस चीज की नौकरी मिली, एक सेक्रेटरी की नौकरी मिली। किनको, जॉन डन साहब को एक सेक्रेटरी की नौकरी मिली। लेकिन आगे की कहानी सुनिएगा, वो जो नौकरी कर रहे थे, कह लीजिए तो उन्होंने जहां जिस थाली में खाना खाया उसी में छेद कर दिया। क्या हुआ, जिस थाली में खाया उसी में उन्होंने छेद कर दिया। तो ये छेद कर दिया, इसका कहने का मतलब क्या है कि वो वहां नौकरी कर रहे थे और अपने ही मालिक की भतीजी से उन्होंने सीक्रेटली शादी कर लिया, गुप्त विवाह कर लिया, जिसकी वजह से उनकी नौकरी भी छूट गई और उनको छोटे समय के लिए जेल भी जाना पड़ा। तो आइए देखते हैं, अ जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्राइटली सेंट टू प्रिजन। प्रिजन का मतलब क्या होता है, जेल।
प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नीस। क्या किया था उन्होंने, जहां वो काम कर रहे थे उन्हीं की भतीजी से गुप्त विवाह कर लिया। ठीक है, गुप्त विवाह कर लिया, जिसकी वजह से उनको शॉर्टली जेल जाना पड़ा। अब आइए इन 1615 में क्या हुआ, एट द एज ऑफ 42, किस एज में, 42 के एज में, डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिशियन चर्च। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा लेकिन हो सकता है इंपॉर्टेंट, उनको एक चर्च में एक्सेप्ट किया गया। अब याद याद वहां क्या हुआ, एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, और वो अब उस समय के एक ग्रेटेस्ट प्रीचर बन गए। ग्रेटेस्ट प्रीचर मतलब उपदेश देने वाले, एक अच्छे अच्छे उपदेश वो वहां देते थे। तो यहां तक ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो आइए इंपॉर्टेंट में हम आगे बढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इतना का आप ले लें एक बार, लेकिन पहले हमको फिर से सारे आप लोग बताएं क्या क्या। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन, जॉर्डन साहब हैं। जॉर्डन साहब की पैदाइश कब हुई, 1572 में हुई। किस फैमिली में हुई, तो रोमन कैथोलिक फैमिली में हुई। लेकिन उस वक्त इंग्लैंड में क्या था, इंग्लैंड एंटी कैथोलिक चल रहा था, जिस वजह से उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था बिना डिग्री के। वहां वो किस चीज की पढ़ाई कर रहे थे, लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और थियोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे। ओके, फिर क्या हुआ, उन्हें एक जगह सेक्रेटरी की नौकरी मिली, लेकिन वो भी नौकरी उनसे छूट गई। क्यों छूटा, तो उन्होंने जहां वो काम कर रहे थे उनकी भतीजी से उन्होंने सीक्रेटली शादी कर लिया, गुप्त विवाह कर लिया, जिसकी वजह से उनको वहां से निकाल दिया गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लेना ले लें हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है बस इतना ही देखना है, बीच के लाइन को हटाइए। जो इंपॉर्टेंट है हम लोग वही सिर्फ पढ़ेंगे क्योंकि वक्त कम है एग्जाम में। तो अब यहाँ देखिए, डन इज वेल नोन एज फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट, सेटायर्स एंड एलिजियस एंड सरमन्स। ठीक है, ये ना याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है, उनको किस इससे जाना जाता है, सॉन्ग एंड सोनेट्स के नाम से। सोनेट्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि सोनेट्स कितने लाइन के होते हैं, तो 14 लाइन्स याद रखिएगा। सोनेट्स कितने लाइन के होते हैं, 14 लाइन की पंक्तियां होती हैं। ओके, याद रखिएगा कितना लाइन सोनेट्स का, 14 लाइन ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा आपको। सोनेट कितने लाइन का होता है, 14 लाइन का होता है। सर समझ में आ गया है, एकदम पूरी कहानी समझ में आ गई है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इनकी पूरी कहानी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। आइए देखते हैं, चलिए। आइए देखते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी मैं नहीं जाता, जाने मन जाने बहार मैं नहीं जाता। ये किसको वो कह रहे हैं, जॉन डन साहब अपनी प्रेमिका को कह रहे हैं। उनकी प्रेमिका का नाम है एन्ने मोर। उनकी प्रेमिका का क्या नाम है, एन्ने मोर। क्या वो कह रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। वेरीनेस का मतलब होता है थक जाना, उब जाना किसी से, उसको क्या बोलते हैं, वेरीनेस। अब यहां पर ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन एक बनेगा आप लोग का। ये जो दी वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर यू। वो किसको कह रहे हैं, वो एन्ने मोर को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूं, उब गया हूं। क्या कह रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा। वो उन्हें दिलासा दे रहे हैं और ये वो कह रहे हैं कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, उब गया हूं। ओके, वेरीनेस का मतलब क्या होता है, टायर्डनेस। वेरीनेस का मतलब क्या होता है, टायर्डनेस। और दी का उस टाइम के पोएट दी का यूज क्यों करते थे, यू के लिए करते थे। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो। वो जॉर्डन साहब अपनी बिलव से कह रहे हैं, अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि नॉर इन द होप, ना ही मैं उम्मीद कर सकता हूं, द वर्ल्ड कैन शो, द वर्ल्ड कैन शो, मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूं कि ये दुनिया मुझे दिखा सकती है अ फीटर लव फॉर मी। ठीक है, फीटर लव, फीटर लव का मतलब क्या होता है, फीटर लव का मतलब होता है, हम चच्ची मोहब्बत लिख देते हैं, अभी फिर वही कर रहे हैं, सच्ची मोहब्बत। ठीक है, सच्ची मोहब्बत क्या होता है, फीटर लव का मतलब सच्ची मोहब्बत, चच्ची मोहब्बत नहीं।
ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि नॉर इन द होप, नहीं मैं उम्मीद कर सकता हूं ये दुनिया मुझे तुमसे ज्यादा मोहब्बत कर सकती है। ये वो किसको कह रहे हैं? वो अपनी बिलव्ड एनी मोर को कह रहे हैं जॉर्डन साहब, कि मुझे इस दुनिया से भी उम्मीद नहीं है कि ये तुम्हारे जैसी मोहब्बत हमें करती है, तुम मुझे इतना प्यार करती हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं। ओके आगे देखिए अब क्या है, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन हालांकि मुझे एक दिन मर ही जाना है, इट इज बेस्ट, तो ये इससे अच्छा है कि टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, मैं खुद ही अपने मजाक में ही मर जाऊं कुछ समय के लिए, ताकि वो ऐसा उनको कह रहे हैं कि एक ना एक दिन मरना ही है, ताकि उस वक्त तुम्हें तकलीफ ना हो, कम हो, तो इसलिए मैं आज मजाक में ही मर जाता हूं। क्योंकि याद रखिएगा उसमें एक आता है आपका क्वेश्चन आंसर भी, कि ये जो जॉर्डन साहब हैं वो बिलव से दूर क्यों जाना चाहते हैं, तो वो बस सेपरेशन का मजा चखना चाहते हैं कि वो उससे दूर रहकर वो कैसे वो रह पाएंगे या नहीं, कौन? एनी मोर। तो वही कह रहे हैं कि बट सिंस दैट आई मस्ट डाई, हालांकि एक दिन मुझे मर ही जाना है, तो इससे अच्छा है कि मैं खुद ही मजाक में मर जाऊं, दस बाई फेंट डेथ टू डाई। यहां पर एक और चीज याद रखिएगा, ये DYE डाई है, इसका मतलब है DIE, वहां पर वाई का यूज उन्होंने किसके लिए किया था? आई के लिए किया था, उस टाइम में ऐसा लिखते थे। तो डाई है मर जाना, फेंट डेथ मतलब झूठी मौत, ठीक है, कैसी मौत? झूठी, यानी कि मैं एक झूठी मौत ही अभी मर जाता हूं कुछ समय के लिए, मैं रियल में नहीं मर रहा हूं, बस वो उसको एहसास दिलाने के लिए। आगे देखिए क्या है, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, वो अपनी बिलव्ड को समझाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? वो अब खुद को कंपेयर कर रहे हैं सूरज से। वो खुद को किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं? सूरज से कंपेयर कर रहे हैं कि कल सूरज डूब गया था और आज वो फिर वापस आ गया है। कल सूरज डूब गया था, आज वो फिर वापस आ गया है। फिर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि he has no desire, ये है ना, ये हैव जो आपको दिख रहा है, ये किस चीज के लिए है? हैज के लिए। किस चीज के लिए? वो हैज के लिए। याद रखिए उस वक्त हैज को किस चीज से डिनोट करते हैं? हैज से। तो he has no desire nor sense, ना ही उसके पास डिजायर मतलब कोई चाहत, ना ही उसके पास कोई चाहत है, ना ही उसके पास कोई सेंस है, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, ना ही उसके पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे वो जल्दी आ सकता है। वो एक फिक्स्ड पाथ पे है, वो एक फिक्स्ड पाथ पे है ना, सूरज देखते हैं ना एक ही जगह पर, वो तो इतना आ नहीं सकता है। तो कहने का मतलब है कि he has no desire nor sense, ना ही उसके पास कोई चाहत है, कोई सेंस है कि वो जल्दी आए, लेकिन फिर भी वो आता है या नहीं? आज डूबा, कल फिर सुबह वो हाजिर हो जाता है। तो फिर वो उससे कंपेयर क्या करना चाह रहे हैं कि देन फियर नॉट मी, फिर मेरे लिए तुम मत डरो, मेरे लिए तुम मत डरो, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड प्योर एंड स्पर्श देन ही। ठीक है, देन ये किसके कंपेयर कर रहा है? देन यानी उस सूरज से बोल रहे हैं कि उससे वो तेजी से आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सूरज के पास ना ही कोई चाहत है, ना ही कोई सेंस है, लेकिन मेरे पास एक उमंग है, एक चाहत है, तुम हो मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए जल्द ही आ जाऊंगा। ऐसा जॉर्डन साहब कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? एने मोर से कह रहे हैं। याद रखिएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक बनता है कि जॉर्डन साहब खुद को किससे कंपेयर करते हैं, तो वो सूरज से कंपेयर करते हैं। वो क्या कहते हैं कि सूरज के पास एक क्वेश्चन आंसर में भी आपका आता है, आप जाके देखिएगा, सूरज के पास क्या नहीं है? तो सूरज के पास डिजायर नहीं है, सेंस नहीं है। ओके, तो जिसकी वजह से वो जल्दी फिर भी आ जाता है। तो मैं, मेरे लिए तुम डरो मत, एनी मोर से वो कह रहे हैं मेरे लिए तुम डरो मत, मैं जल्द ही आ जाऊंगा, मेरे पास तुम हो, तुम्हारे लिए मैं आ जाऊंगा। आगे देखिए, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। यहां पर फीबल का मतलब होता है वीक, ठीक है, कमजोर को बोलते हैं। ओके, क्या होता है? कमजोर को बोलते हैं फीबल। ओके, आइए ध्यान देते हैं, फीबल का मतलब क्या होता है? कमजोर। तो ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ठीक है ना, इंसान की शक्ति इतनी कमजोर है। क्या कमजोर? वो किस लिए वो कहना चाह रहे हैं? दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, गुड फॉर्च्यून फॉल, ये जो फॉर्च्यून वर्ड है, फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य, आपकी किस्मत। भाग्य क्या होता है?
फॉर्च्यून का मतलब भाग्य, किस्मत, ठीक है, आपकी तकदीर। वो कह रहे हैं कि इंसान इतना कमजोर है कि अगर उसकी जिंदगी में उसकी एक अच्छी तकदीर आती है, एक अच्छी किस्मत होती है, एक अच्छा वक्त होता है, कैन नॉट एड अनदर आवर, वो उस अच्छी किस्मत में उस अच्छे वक्त में एक और घंटा जोड़ नहीं सकता है, नॉट अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही वो बीते हुए अच्छे पलों को दोबारा ला सकता है। ये क्या कह रहे हैं कि ओ हाउ मैन इज फीबल, यानी इंसान कितना कमजोर है कि वो अगर उसकी जिंदगी में एक अच्छा वक्त आता है, वो उस अच्छे वक्त में एक घंटा और जोड़ नहीं सकता। इमेजिन करो यार, तुम लोग अपनी प्रेमिका के साथ सिनेमा हॉल गए हुए, कोने में बैठे हुए, 3 घंटे का शो चल रहा है, उस 3 घंटे का शो खत्म हो गया, तुम चाह के भी अफसोस करोगे, क्या कहोगे, काश 1 घंटा मेरे पास और होता। वो तुम्हारी अच्छी किस्मत बस 3 घंटे की थी, शो खत्म, सब कुछ खत्म, तुम्हारा शो चल चुका। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, तुम उसमें 1 घंटा और जोड़ नहीं सकते हो एक अच्छी किस्मत में, और एक बुरी किस्मत में अगर जब बुरा वक्त आता है तुम उससे 1 घंटा घटा नहीं सकते हो। ये कौन कह रहे हैं? जॉन डन साहब कह रहे हैं अपनी बीलफ्ड से। ओके, आइए देखते हैं आगे, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। मजा आ रहा है? कमेंट में जरूर बताएं। आसानी समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया और आसान करने की कोशिश करेंगे, टेंशन नहीं लेना एकदम। तो बोलता बट कम बैड चांस, लेकिन फिर भी बुरा वक्त आता ही आता है कि नहीं? हम लोग अगर कुछ अच्छा वक्त आता है उसमें 1 और घंटा नहीं जो अफसोस ही करते, काश हमारे पास थोड़ा वक्त और मिल जाता है कि नहीं? और जब बुरा वक्त आता है उससे भी 1 घंटा हम लोग घटा नहीं सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बोलता है एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और अगर बुरा वक्त भी आता है तो उसको हम क्या करते हैं? अपनी ताकत से, मतलब उसको इंजॉय ही करते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और क्या होता है? उससे हम लोग सीखते हैं। तो ये सारा उतना ही नहीं, ध्यान रखने वाली बात वो सारा चीज है, याद रखना। वो सन से कंपेयर कर रहे थे। अच्छा, ये सारे कुछ क्वेश्चन है, ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन का आंसर भी मैं दूंगा। व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड? तो मैंने बताया वो अपनी बिलव्ड से दूर क्यों जा रहे थे, क्यों जाना चाह रहे थे? क्योंकि वो सेपरेशन का मजा चखना चाहते थे कि वो अगर अपनी बिलव से दूर होते हैं तो कैसा लगता है, कैसा ये, क्योंकि वो कहते थे कि हालांकि एक दिन हमें मर ही जाना है, तो क्यों ना अभी मैं झूठी मौत मरकर एक बार देख लूं, है कि नहीं? तो इस वजह से वो उससे दूर जाना चाहते हैं। फिर बोलता है व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव? सन के पास क्या नहीं था? सर, सन के पास डिजायर और सेंस नहीं था। ओके, अब आइए, व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर? स्पीकर जो थे उनके जर्नी को स्पीड कौन करता था? तो मोर विंग्स। स्पीकर्स क्या करते थे? मोर विंग्स यूज करते थे। उनके पास एक अलग ही उमंग थी, एक अलग ही आशा थी, जिसके लिए वो अपनी प्रेमिका के लिए वो इंतजार कर रहे थे, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे थे कि मेरे पास तुम हो और तुम्हारे लिए मैं जल्द ही आ जाऊंगा। अब वो किससे कंपेयर करके ये बात कर रहे थे? सन से। क्या कर रहे थे कि सन के पास तो कोई ना ही डिजायर है ना ही सेंस है, मेरे पास तो तुम हो, मैं तुम्हारे लिए आ जाऊंगा। आइए आगे देखते हैं, ये यहां से ध्यान दीजिएगा। वेन दो, यहां पर भी क्या है बाबू मेरा? दो। इस वर्ड का भी याद रखना, इसका मतलब क्या है? वाई ओ यू, यू, तुम ही को बोल रहे हैं। वेन, जब तुम, साई, साई का मतलब होता है कराहना, रोते हैं तो नहीं होता है किए हुए है ना। शादी में देखिए दुल्हन लोग का क्या हाल होता है, जबरदस्ती का रो रही है कि नहीं? अरे भाई खुशी खुशी चल जाओ, शादी हो रहा, जब शादी सब करना चाहता है, हो रहा, तो उसके बाद हल्ला कर रहे हैं। मेरे साथ अगर ऐसा हुआ तो बोलेंगे यहीं रहो तू, अगर रोना है तो यहीं रहो। चलो अब ध्यान देते हैं। वेन दो साई, दो यानी यू, साई नॉट वेंट, तो कहने का मतलब देखो, जब हम लोग कराहते हैं तो क्या होता है, हमारे मुंह से एक अलग हवा निकलती, तो बोलता है वो हवा नहीं निकल रही है, वो मेरी रूह निकल रही है। बट साइड इज माई सोल अवे, मेरी रूह निकल रही है। तुम इस तरीके से नहीं रोया करो, नहीं कराहा करो। वो किसको कह रहे हैं? अपनी बिलव को कह रहे हैं, एंड मोर को कह रहे हैं कि जब तुम इस तरीके से कराहती हो ना तो मेरी आत्मा निकल जाती है। When दो weeps unkindly kind, जब तुम रोती हो ना बेरहम की तरह। अनकाइंडली काइंड का मतलब क्या हुआ? बेरहम की तरह। जब तुम बेरहम की तरह रोती हो ना, माई लाइफ ब्लड डो डिके, मेरा खून एकदम जम जाता है। कहने का मतलब वो क्या कह रहे हैं अपनी बिलव से कि तुम इस तरीके से अगर कराहती हो तो मेरी आत्मा निकल जाती है, और इस तरीके से रोती हो तो मेरा खून जम जाता है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि हम तुम में बसे हैं इसलिए। ओके, इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट
दो, दो का मतलब मैंने क्या बताया, यू, दैट यू लव्ड मी, अगर तुम मुझसे लव करती हो, एज तो सेज इट, ऐसा कि तुमने ही कहा। ये क्या कर रहे हैं जॉर्डन साहब, अन्य मोड़ से कह रहे हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, ऐसा तुमने कहा था, ठीक है। इफ इन देन इन माई लाइफ दो वेज, तो फिर मैं तुम में बसता हूं, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद इस तरीके से नहीं करो। जाहिर सा बात है, देखो अगर कोई आपके लिए बहुत रो रहा है, ठीक है ना, मतलब आप भी उसके बहुत अजीज हो, वो आपके लिए भी अजीज है, तो वो क्या करता है, आपको अंदर से कमजोर कर देता है, आपको अंदर से कमजोर कर देता है। ये बोल रहे हैं कि दो माई लाइफ यू वेस्ट। अच्छा, ये क्यों वेस्ट हो रहा, वेस्ट करने का मतलब बर्बादी, जो तुम इस तरीके से रो रही है, बर्बाद कर रहे हो, इस तरीके से नहीं रोया करो मेरी जिंदगी। वो मेरी जिंदगी किसको बोल रहे हैं, एन्ने मोर को कह रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दो आर द बेस्ट ऑफ मी, यानी तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, लेट नॉट डाई, यानी डाई का मतलब यहाँ पे यू है, डाइवाइनिंग हार्ट, डाइवाइनिंग हार्ट का मतलब पवित्र दिल, ठीक है। डाइवाइनिंग का मतलब क्या हुआ, पवित्र, ठीक है। फॉर थिंक मी एनी इल, तुम मेरे बारे में बुरा ऐसा मत सोचो, ठीक है, यानी वो तुम अपने पवित्र दिल में मेरे लिए ऐसा बुरा मत समझो। यहां पर क्या है, डेस्टिनी में टेक टाई पार्ट, यानी डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, डेस्टिनी का मतलब भी क्या होता है, किस्मत। किस्मत कहीं तुम्हारा साथ ना दे दे, अगर तुम इस तरीके से सोचती हो अपने दिल में, अगर कोई बात मेरे लिए इस तरीके से रखती हो कि मुझे कुछ हो जाए, तो कहीं भाग्य तुम्हारा साथ ना दे और तुम्हारा जो डर है ये सच में पूरा ना हो जाए। एंड मे टाई फियर, यानी योर फियर इज फुलफिल, और तुम्हारा जो ये डर है कहीं पूरा ही ना हो जाए। वो किससे कह रहे हैं, एन्ने मोर से कह रहे हैं। एन्ने मोर जो ऐसा सोच रही कि अगर जॉन डन चले जाएंगे तो वो वापस लौट कर नहीं आएंगे, वो ऐसा सोच रही हैं। तो जॉन डन साहब उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, घबराओ मत मेरी जान, मैं वापस आ जाऊंगा। तुम अगर मेरे बारे में इस तरीके से बुरा सोचोगी तो कहीं ऐसा ना हो कि भाग्य तुम्हारा साथ दे दे और तुम्हारा डर सच में बदल जाए। बट थिंक, लेकिन सोचो, दैट वी आर बट टर्न असाइड। टर्न असाइड मतलब क्या होता है, वहां पर आप देखिएगा आपके ऑब्जेक्टिव में भी है, टर्न असाइड का मतलब दिया हुआ है कि मतलब टर्न असाइड यानी एक दूसरे के साथ ही, मतलब अगल बगल जो बोलते हैं ना, टू स्लीप, यानी ऐसा समझो, ऐसा सोचो कि हम जो हैं, हम तुम्हारे बगल में ही सोए हुए हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव, जो हमें एक दूसरे में जिंदा रखता है। नियर पार्टेड बी, पार्टेड का मतलब होता है लेफ्ट, देखिएगा आपके ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ पर पार्टेड वर्ड का यूज किया गया है, लेफ्ट, ठीक है ना। यानी कि तुम ऐसा सोचो कि हम तुम्हारे साथ तुम्हारे बगल में ही सोए हुए हैं, लेकिन तुम उस तरफ तुम्हारा मुंह है और मेरा मुंह उस तरफ है, एक दूसरे के अगल बगल ही सोए हुए हैं, यानी तुम्हारे लेफ्ट में ही हम सोए हुए हैं। और ये क्या कहते हैं कि जो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं, कभी मरते नहीं हैं, ऐसा कर। उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जरूर कमेंट में आप बताएं आपको कैसा लगा। एक बार पूरी कहानी समझते हैं। क्या है भाई, जॉन डन साहब अपनी प्रेमिका एन्ने मोर से कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी मैं नहीं जा रहा। वो ऐसा क्यों करे, वो एक बार सेपरेशन का मजा चखना चाहते हैं, यानी वो जुदा होकर देखना चाहते हैं कैसा फील होता है, क्योंकि वो कह रहे हैं उनसे कि एक ना एक दिन मर ही जाना है, तो उससे अच्छा है कि मैं अभी इस मौत का मजा चख लूं, झूठा ही सही। ओके, आइए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लें। पहला कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Why does the poet John Donne want to go away? जॉन डन दूर क्यों जाना चाहते थे अपनी बिलव्ड से? तो आइए इसको देखते हैं, आंसर एग्जाम में पूछता है और ये क्वेश्चन पूछा है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो क्या है भाई, द पोएट नोज दैट ऑल थिंग्स आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, वो सारी चीजें चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसको क्या करना है, हैव टू डाई एट लास्ट, एक ना एक दिन मर ही जाना है। सो बिफोर हिज डेथ, तो वो अपनी मौत से पहले वो क्या चाहता है, ही वांट टू टेक द टेस्ट ऑफ सेपरेशन, वो क्या चाहता है अपने मौत से पहले, कौन, जॉन डन साहब चाहते हैं कि वो मौत से पहले सेपरेशन का मजा चख लें। दैट्स व्हाई पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव, इसी कारण से वो क्या अपनी बिलव से दूर जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ना एक दिन चाहे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सबको मर ही जाना है, तो क्यों ना मैं अपनी मौत से पहले सेपरेशन का मजा चख लूं, इसलिए वो अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, What are the things that the sun does not have? सन के पास क्या नहीं था, तो भाई क्या था, उसके पास डिजायर नहीं था, उसके पास सेंस नहीं था और कोई शॉर्ट वे नहीं है। इट मूव्स इन अ फिक्स्ड पाथ, वो एक फिक्स पाथ में मूव करता है।
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, सबका स्क्रीनशॉट लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट विल मेक्स द स्पीकर जर्नी स्पीडर, स्पीकर की जर्नी को स्पीडर कौन करता था? तो द स्पीकर विल यूज मोर विंग्स टू मेक हिज जर्नी स्पीडर। वो क्या करता है? मोर विंग्स, मोर विंग्स का उसके उमंग, बहुत कहने मतलब उसके लिए क्या था यार, उसकी मोहब्बत थी, उसकी मोहब्बत अन्य मोर थी जिसके लिए वो बहुत तेजी से आ सकता है। तो यूज मोर विंग्स टू मेक हिज जर्नी स्पीडर सो दैट ही मे कम टू हिज बिलव्ड फर्स्ट, जो वो अपनी प्रेमिका के पास तेजी से आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट मेक्स मैन पावर फीबल, क्या बताया था, क्या पढ़ा हमने? मैन पावर को फीबल क्या? अगर सच है, टाइम, वक्त, ठीक है। जो वक्त होता है, आप अपने अच्छे वक्त में ना ही 1 घंटा जोड़ सकते हो और ना ही बुरे वक्त में 1 घंटा आप घटा सकते हो। तो क्या है इसमें देखेंगे, टाइम मेक्स मैन पावर फीबल। टाइम जो क्या करता है, मैन पावर फीबल करता है, यानी उसको कमजोर करता है। कौन? वक्त। बिकॉज मेन कैन नॉट चेंज हिज टाइम, इंसान जो है अपने वक्त को नहीं बदल सकता है अकॉर्डिंग टू हिज वांट्स, अपने वांट्स के अकॉर्डिंग। मेन कैन नॉट एड अनदर आवर इन गुड फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब होता है वो फॉर्च्यून तेल की बात नहीं हो रही, फॉर्च्यून का मतलब है यहाँ पर भाग्य, आपकी किस्मत। तो वो कह रहा है कि ना ही 1 घंटा आपने एक अच्छी किस्मत में जोड़ सकता है, नॉर रिकॉल लॉस्ट आवर, ना ही बुरे, ना ही वो अपने बीते हुए पल को वो वापस ला सकता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज शाइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर्स, यानी उसका कराहना, उसका रोना किस तरीके से पोएट को अफेक्ट कर रहा था। शाइंग एंड वीपिंग डिस्टर्ब द पोएट्स डिजायर, पोएट का डिजायर क्या था? वो सेपरेशन के टेस्ट को चखना चाहता था। एंड ही बिकम्स रेस्टलेस, अब वो उसकी वजह से वो जो रो रही थी उस तरीके से, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान हो रहा था, नहीं जा पा रहा था। मतलब उस तरीके से कोई भी रोएगा आपका अपना, तो आप उसको छोड़कर नहीं जा पाओगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, स्पीकर की लाइफ को उसकी प्रेमिका किस तरीके से वेस्ट कर रही थी। इसमें बोले आप ये वाला याद करने का कोशिश कीजिएगा, दोनों याद हो जाए तो बेहतर है, ये वाला याद करने का कोशिश कीजिएगा, लिख दिएगा एग्जाम में। तो मैं बात करूंगा क्या, द पोएट सेज दैट, पोएट ने कहा, किससे कहा? तो अपनी बिलव्ड से कहा। वंस हिज बिलव्ड टोल्ड दैट, एक बार उसकी प्रेमिका ने कहा था, दैट ही इज द पार्ट ऑफ हर, यानी वो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है, उसका एक हिस्सा है। एंड ही लाइज इन हर, और वो उसमें बसता है, और वो उसमें बसता है। बट एट प्रेजेंट, लेकिन अभी, शी इज शाइंग, वो कराह रही, शी इज वीपिंग, वह रो रही है। लाइक दिस, इस तरीके से, शी इज वेस्टिंग पोएट लाइफ, पोएट की लाइफ को इस तरीके से वो क्या कह रही है, बर्बाद कर रही है, उसकी टाइम को वेस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि जॉर्डन को कहा कि तुम मेरे दिल में बसते हो, तुम मेरे दिल में बसते हो। लेकिन वो ऐसा क्या, उस वक्त वो क्या कर रही थी, बहुत रो रही थी, उसको जाने नहीं दे रही थी। इस तरीके से पोएट के जो लाइफ है उसका वक्त क्या है, वेस्ट हो रहा था। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, वो कौन सा तरीका है, मतलब किस तरीके से एक लवर जो होते हैं, प्रेमी जो होते हैं, वो हमेशा एक रहते हैं। तो एक्चुअली द पोएट सेज, हकीकत में पोएट क्या कह रहे थे कि दैट द वन हु आर ट्रू लवर्स, वो जो ट्रू लवर होते हैं, एक सच्ची मोहब्बत करते हैं, दे नेवर पार्ट अवे, वह कभी जुदा नहीं होते हैं। दे ऑलवेज रिमेन अलाइव इन ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे में जिंदा रहते हैं, यही पोएट कह रहे। तो उम्मीद है क्वेश्चन आंसर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे इन सबका और एक नोट्स बना के लिखेंगे भी। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको आसानी से, जितना आसान हो सके मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोगों को 30 सेकंड लेने की जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से बनाओ। तो चलो आओ देखते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी जाने बहार, जाने महान, ठीक है, मत जाओ तुम, मत जाओ तुम, या मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता, उसको जाने, क्योंकि वो जा रहे थे, जॉर्डन साहब जा रहे थे। तो भाई स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? जॉर्डन साहब द्वारा लिखा गया है। जॉर्डन वाज बोर्न इन, सर सी वाला आंसर है 1572। वेरी गुड। मैंस पावर इज फीबल, यहां पर फीबल वर्ड नहीं दिया हुआ है, लेकिन फीबल का मतलब क्या होता है? वीक, कमजोर। सर बन जाएगा सब।
डैश हैज बीन डिस्क्राइब द मेटाफिजिकल, मैंने कहा था मेटाफिजिकल पोएट किसको कहते हैं सर, जॉन डन साहब को मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है। द पोएट इज बेटर देन, पोएट जो थे, पोएट कौन, जॉन डन साहब, वो किससे कंपेयर कर रहे थे खुद को, तो सन से कंपेयर कर रहे थे कि वो उनसे अच्छे, क्यों, क्योंकि सन के पास ना ही तो डिजायर है ना ही सेंस है, लेकिन मेरे लिए तुम हो जाने मन जाने बाहर जाने नशीब, मैं तुम्हारे लिए जल्द ही आ जाऊंगा। आइए छठा नंबर क्या है, वेरीनेस मीन्स, वेरीनेस का मतलब मैंने बताया था थकाव, उब जाना, यानी यहाँ पर क्या है टायर्डनेस, टायर्डनेस आपका इसका आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर, द मॉडर्न इंग्लिश इज ऑफ दो, यानी जो आज हम दो का यूज करते हैं, दो का मतलब क्या होता है, यू होता है। सर बन गया सब, आपसे पहले हम लोग बना लिए, वेरी गुड, इसी तरीके से बनाइए। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है, आपका एग्जाम इंग्लिश का बहुत ही आसान जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा, डोंट वरी, आराम से आप लोग पढ़ें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लें, सर स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, हम लोग पहले ही बना लिया, वेरी गुड। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन वो सारा बोर्ड का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा बोर्ड का क्वेश्चन है आपके। चलिए इसको भी बनाइए जल्दी स्क्रीनशॉट लेके। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, अब हम भी बना लेते हैं, मेरा एग्जाम में कितना नंबर आएगा ये भी देख ले। चलो, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ओ इंसान कितना कमजोर है, तो ये किसका लाइन है सर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ये लाइन है, वेरी गुड। बट उस सेकंड क्वेश्चन है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी, ये कौन कह रहे थे सर, ऐसी बात तो जॉन डन साहब कह रहे थे अपनी बिलव्ड, अपनी प्रेमिका एन्ने मोर से, कि मैं जल्द ही आ जाऊंगा, तो जॉन डन साहब का लिखा हुआ कौन सा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ओके, थर्ड क्वेश्चन की बात करें, दैट तो लव्स मी, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, यानी तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, एज दो यू सेज इट, तुमने ऐसा कहा था, ये किस कहाँ का लाइन है, ये कौन कहते हैं, जॉन डन साहब भी अपनी प्रेमिका को बताते हैं कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो भैया ये कहाँ से प्रेमी प्रेमिका आ जाइए, जॉन डन साहब का है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, ठीक है, ना ही मुझे उम्मीद है कि ये दुनिया मुझे तुमसे ज्यादा मोहब्बत कर सकती है, ये कौन कहे थे, जॉन डन साहब कहे थे, तो जॉन डन साहब से लिखा हुआ कौन सा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सारा बोर्ड का क्वेश्चन है, साइंस में भी आर्ट्स में भी मैंने सब मिला जुला के दिया है, और भी है, अगर कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देता है, पढ़ना तो दोनों को सेम ही बुक है, लेकिन क्या करता है साइंस आर्ट्स वगैरह इन सब में क्या करता है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता है। अब भाई सोनेट, सोनेट मैंने बताया सोनेट कितने लाइन का होता है, 14 लाइन की पंक्तियां, चलो ठीक है, वेरी गुड। फिर बोलता है डन स्टडीड लॉ, डन क्या कर रहे थे, लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, रीड थियोलॉजी, वेरी गुड। चलो आइए सातवां बोलते हैं, जॉन डन इज अ डैश पोएट, कैसे पोएट थे, मेटाफिजिकल पोएट थे। सर सब हो गया, सब बनेगा सर, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा, बस आप लोग आराम से, टेंशन लेकर पढ़ाई नहीं करना, टेंशन लेकर पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है, आराम से पढ़ो, कहानी सुनो, एक बार में अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा खुद को आराम से घूम फिर के एक बार फ्री माइंडेड बैठकर आप वीडियो को देखो, पूरी तरीके से अच्छे समझ में आएगा, क्वेश्चन आंसर भी सारे बनेंगे, क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं, आपको कहानी अच्छे समझ में आ गया तो क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव तो बन ही जाएगा। चलिए आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आइए देखते हैं, एक जो पूछता है आपका समरी पूछता है, ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का कब कब पूछा, ये देख लेते हैं उसको। चलिए आइए, 2014, 17, 20 एंड 22 में ये पूछा गया है, ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन है, साइंस में भी आर्ट्स में भी सब जगह पूछता है। तो क्या हम इस कहानी से समझे वही सारी बातें जो आपने स्टोरी समझा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के कंपोजर कौन है, जॉन डन साहब है उसके कंपोजर, ठीक है, तो वो किस फैमिली से थे, सारा चीज आपको जोड़ देना है, अगर जोड़ सकते हो तो, जो भी हुआ उनकी प्रेम कहानी क्या क्या थी, तो वो सारी चीजों को लिख रहा है अपने तरीके से, तो मैंने एक टाइप किया है आपको ये, तो आइए देखते क्या है। द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कंपोज्ड बाय ग्रेट ब्रिटिश पोएट जॉन डन साहब, ठीक है, जॉन डन के द्वारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कंपोज किया गया है। तो जॉन डन वाज अ मेटाफिजिकल पोएट, जॉन डन कैसे पोएट थे, मेटाफिजिकल पोएट थे, वेरी गुड। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ रोमांटिक पोएम, रोमांटिक था कि नहीं, मजा आया कि नहीं, पूरा रोमांस चला अभी, ठीक है, वो सिनेमा हॉल में जो चल रहा था वो भी। अब यहां ध्यान दीजिए, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब अबाउट ट्रू लव, इस पोएम में पोएट क्या कहते हैं, वो ट्रू लव के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, वो ट्रू लव किसका, जॉन डन साहब और एन्ने मोर भाभी जी, है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं।
तो कहने का मतलब when इसमें क्या हो रहा था, when the poet is ready to go, जब पोएट जाने को तैयार होते हैं far from his beloved, अपनी प्रेमिका से दूर, तो वो क्या होती हैं, वो बहुत ही अपसेट होती हैं, शी इज वेरी अपसेट एंड दैट टाइम, और उस समय पोएट ट्राई टू कन्विंस हर, और उस समय पोएट यानी जॉन डन जे क्या कह रहे थे कि अपनी बिलव को समझाने की कोशिश कर रहे थे, जाने मन मैं नहीं जा रहा डार्लिंग, मैं नहीं जा रहा, मैं आज रहा हूं, जिस तरीके से सूरज जाता है और फिर लौट कर आ जाता है हर सुबह, मैं उसी तरीके से आ जाऊंगा। सूरज के पास ना ही तो कोई उमंग है, ना ही कोई समय है जो, लेकिन मेरे पास तो तुम है, तुम्हारे लिए मैं जल्द ही आ जाऊंगा। द पोएट सेड टू हिज बिलव, उसने अपनी प्रेमिका से कहा दैट ही नीड टू गो, उसे जाने की जरूरत है, बट ओनली टेम्पोरली, लेकिन कुछ समय के लिए। हिज डिपार्चर विल बी लाइक द सेटिंग ऑफ द सन, उसका डिपार्चर वो जो होगा वो वहां जाएगा, तो किस तरीके से वो खुद को कंपेयर कर रहा है सन से, लाइक द सेटिंग ऑफ द सन, जिस तरीके सूरज डूबता है। ही विल बी गॉन ब्राइटली, वो शॉर्ट ही क्या हो जाएगा कि मतलब रिटर्न एज द सन डज, जिस तरीके से सूरज फिर लौट आता है उसी तरीके से वो भी लौट आएंगे इन द मॉर्निंग, सुबह में। द मोरल ऑफ द पोएम, इस पोएम का से हम क्या समझते हैं, द मोरल ऑफ द पोएम इज दैट द ट्रू लवर नेवर पार्टेड बी, कभी भी ट्रू लवर क्या होते हैं, कभी भी अलग नहीं होते, और वो हमेशा एक दूसरे के अगल बगल में ही रहते हैं, यही स्टोरी है। बाकी इसको आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हो, कुछ भी, ये तो एक है, आप अपने तरीके से 100 to 120 वर्ड में आपको लिखना है, और उसी में आप देख लीजिएगा ये 100 से अबव ही वर्ड है, आप उसको देख सकते हो, काउंट कर लो। इसी तरीके से आपको कहानी लिखना होगा, उसको समराइज करना होगा, पूरी कहानी को एक छोटे वे में आपको लिखना होगा, आपको नंबर मिल जाएंगे, बहुत ही आसान है। हम मिलेंगे अब अपनी अगले चैप्टर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्ञानी क्लासेस को आप इसी तरीके से अपना प्यार देते रहे, और भी अगर किस तरीके का कुछ प्रॉब्लम हो, आपको अगर कुछ और भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या आपको जानना है, और वीडियो अच्छा लगा तो भी जरूर बताएं अपने कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।